साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो भगवान को नहीं मानता, एक ऐसी कम्युनिस्ट सरकार जो धर्म को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, और दूसरी तरफ एक 88 साल के बुजुर्ग आध्यात्मिक गुरु। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करोड़ों सैनिकों, हजारों मिसाइलों और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के बावजूद चीन आज इसी बुजुर्ग साधु से डर रहा है। इतना डर कि बीजिंग को भारत को खुली चेतावनी देनी पड़ी, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मामले से दूर रहो। लेकिन सवाल यह आता है, आखिर क्यों? क्या एक साधु चीन की नींद उड़ा सकता है? क्या तिब्बत का मुद्दा आने वाले समय में भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है? और क्या भारत के पास ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक है जिससे चीन की दशकों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो सकती है? दोस्तों, आज हम उस रहस्य को समझेंगे जिसने ड्रैगन की नींद उड़ा रखी है। साथियों, साल 1949 चीन में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हुई। माओ जेडोंग सत्ता में आए। कम्युनिस्ट सरकार का सपना था एक विशाल चीन, एक ऐसा चीन जिसके अंदर कोई विरोधी आवाज ना हो। लेकिन उस समय हिमालय के पार एक अलग दुनिया थी। तिब्बत अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना धर्म और अपनी पहचान के साथ भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने धार्मिक संबंध थे। नालंदा से लेकर हिमालय तक बौद्ध संस्कृति की जड़ें फैली हुई थीं, लेकिन चीन की नजर तिब्बत पर थी। साल 1950 में चीनी सेना तिब्बत में घुस आई। चीन ने इसे शांतिपूर्ण मुक्ति कहा, लेकिन तिब्बतियों ने इसे कब्जा माना। धीरे धीरे तिब्बत पर चीनी नियंत्रण बढ़ता गया। मठों पर निगरानी, धार्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण और तिब्बती पहचान को कमजोर करने की कोशिश। लेकिन इसके बावजूद एक नाम ऐसा था जिसे चीन मिटा नहीं पाया, यानी कि दलाई लामा। साथियों, 1959 तिब्बत में विद्रोह हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि युवा दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा और फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक। बर्फीले पहाड़, खतरनाक रास्ते, चीनी सेना का खतरा, लेकिन आखिरकार दलाई लामा भारत पहुंच गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें शरण दी। यहीं से चीन के मन में भारत के प्रति एक स्थायी शक पैदा हो गया। साथियों, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का शांत शहर, यही तिब्बती निर्वासित सरकार का केंद्र बना। यहीं से तिब्बती संस्कृति को बचाने की लड़ाई शुरू हुई और यहीं से चीन की सबसे बड़ी चिंता भी शुरू हुई, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा किया जा सकता था, लेकिन तिब्बतियों के दिलों से दलाई लामा को नहीं हटाया जा सकता था। समय बीतता गया, चीन आर्थिक महाशक्ति बन गया। सड़कें बनी, रेलवे लाइन बनी, सैन्य ठिकाने बने, अरबों डॉलर खर्च हुआ, लेकिन एक चीज नहीं बदली, तिब्बती लोगों की आस्था। आज भी दुनिया भर के अधिकांश तिब्बती दलाई लामा को ही अपना असली नेता मानते हैं। यही चीन का सबसे बड़ा दर्द है। अब आइए उस मुद्दे पर आते हैं जिससे बीजिंग की रातों की नींद गायब हो चुकी है। साथियों, दलाई लामा की उम्र 88 साल से अधिक हो चुकी है और अब सवाल उठ रहा है, अगले दलाई लामा कौन होंगे? यहीं से शुरू होता है असली खेल। बौद्ध परंपरा के अनुसार दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है। वर्तमान दलाई लामा के निधन के बाद उनके अनुयायी अगले पुनर्जन्म की खोज करते हैं। यह धार्मिक प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है, लेकिन चीन कहता है नहीं, अगले दलाई लामा का फैसला हम करेंगे। सोचिए, एक नास्तिक कम्युनिस्ट सरकार यह तय करना चाहती है कि किसी धार्मिक गुरु का पुनर्जन्म कहां होगा। दुनिया के लिए यह बात जितनी अजीब है, चीन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि चीन जानता है कि जो भी अगला दलाई लामा होगा वह तिब्बत के करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र होगा। अगर वह चीन के नियंत्रण में हुआ तो चीन को फायदा होगा, लेकिन अगर वह चीन के बाहर मिला तो पूरी कहानी बदल सकती है। और यही भारत की एंट्री होती है। दोस्तों, भारत जहां दलाई लामा रहते हैं, भारत जहां सबसे बड़ा तिब्बती समुदाय मौजूद है, भारत जहां तिब्बती धार्मिक संस्थाएं सुरक्षित हैं, अगर भविष्य में 15वें दलाई लामा का पुनर्जन्म भारत में मिलता है तो चीन की दशकों की रणनीति खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि चीन बार बार भारत को चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है। उसे डर है कि भारत तिब्बत कार्ड खेल सकता है। उसे डर है भारत उसकी सबसे कमजोर नस को पकड़ चुका है। उसे डर है भारत के पास ऐसा हथियार है जिसे मिसाइलों से नहीं रोका जा सकता। और सबसे दिलचस्प बात, भारत ने अब तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी, कोई युद्ध नहीं छेड़ा। फिर भी चीन बेचैन है, फिर भी चीन परेशान है, क्योंकि कूटनीति में कई बार खामोशी सबसे खतरनाक हथियार होती है।
दोस्तों अब तक आपने समझ लिया कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चीन के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है दोस्तों, असल खेल उससे कहीं बड़ा है। यह खेल है सीमा सुरक्षा का, हिमालय की ऊंचाइयों का, एशिया की सबसे बड़ी नदियों का और आने वाले दशकों की भू राजनीति का। यानी अगर कोई सोचता है कि तिब्बत सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा है तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। अब सवाल आता है दोस्तों कि चीन आखिर तिब्बत को लेकर इतना संवेदनशील क्यों है। उसकी वजह समझने के लिए हमें नक्शे पर नजर डालनी होगी। तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी दुनिया की छत। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी ऊंचाई नहीं है बल्कि इसका भूगोल है। तिब्बत से निकलती है एशिया की कई महत्वपूर्ण नदियां दोस्तों। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके अलावा भी कई नदियां तिब्बती पठार से निकलती हैं। यही वजह है कि तिब्बत को अक्सर वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जो तिब्बत को नियंत्रण करेगा वह एशिया के जल संसाधनों पर भी प्रभाव रखेगा। चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है, इसलिए उसने पिछले कई दशकों में तिब्बत को सैन्य किले में बदल दिया। नई सड़कें, नई रेलवे लाइन, हवाई अड्डे, सैन्य ठिकाने, मिसाइल बेस, सब कुछ तेजी से बनाया गया। लेकिन चीन की सबसे बड़ी समस्या आज भी वही है। तिब्बत पर उसका नियंत्रण सैन्य हो सकता है, भावनात्मक नहीं। लाखों तिब्बती आज भी दलाई लामा को ही अपना असली नेता मानते हैं और यही बात बीजिंग को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब आइए भारत की तरफ। भारत की उत्तर सीमाएं हिमालय से घिरी हुई हैं और तकनीकी रूप से देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से भारत का संपर्क तिब्बत से रहा है। यही कारण है कि तिब्बत भारत की सुरक्षा नीति में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। आज चीन और भारत के बीच जो सीमा विवाद है उसका बड़ा हिस्सा तिब्बत से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, खासकर तवांग को। लेकिन सवाल यह आता है आखिर तवांग ही क्यों? क्योंकि तवांग सिर्फ एक शहर नहीं है दोस्तों, यह तिब्बती बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। तवांग मठ दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक होता है। दलाई लामा परंपरा से इसका गहरा संबंध रहा है और यही बात चीन को बेचैन करती है। उसे डर है कि भविष्य में यदि 15वें दलाई लामा की पहचान भारत में होती है तो तवांग इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। यानी जिस जगह पर चीन दावा करता रहा है वहीं से उसके सबसे बड़े विरोध का प्रतीक पैदा हो सकता है। और यही कारण है कि चीन बार बार तवांग को लेकर आक्रामक बयान देता रहता है। अब बात करते हैं लद्दाख की दोस्तों। साल 2020 में पूरी दुनिया ने देखा कि भारत और चीन के बीच तनाव कितना बढ़ गया था। गलवान घाटी की घटना ने दोनों देशों के संबंधों को बदल दिया। इसके बाद भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। पहले जहां सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की गति धीमी थी, अब वहां तेजी से सड़कें बनाई जाने लगी, सुरंगें बनाई जाने लगी, पुल बनाए जाने लगे, एयरफील्ड मजबूत किए गए, नई सेना तैनात की गई। चीन ने महसूस किया कि भारत अब पुरानी सोच वाला भारत नहीं रहा। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत तैयारी भी करता है और यही बदलाव चीन को परेशान कर रहा है। क्योंकि अगर सैन्य ताकत के साथ भारत ने तिब्बत कार्ड को भी सक्रिय कर दिया तो चीन को दो मोर्चों पर चुनौती मिल सकती है। पहला मोर्चा एलएसी, दूसरा मोर्चा तिब्बत की जनता की भावनाएं। यही वह स्थिति है जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। अब बात करते हैं शी जिनपिंग की। चीन के पश्चिमी हिस्से में स्थित यह क्षेत्र भी लंबे समय से विवादों में रहा है। यहां भी अलग पहचान और असंतोष की चर्चाएं होती रही हैं। बीजिंग को डर है कि यदि तिब्बत में असंतोष बढ़ा तो उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों तक भी पहुंच सकता है। यानी चीन का असली डर सिर्फ भारत नहीं है, दोस्तों, उसका डर उसके अपने अंदर भी छिपा हुआ है। अब कल्पना कीजिए यदि भविष्य में चीन द्वारा चुना गया एक दलाई लामा हो और दूसरी तरफ तिब्बती परंपरा द्वारा चुना गया दूसरा दलाई लामा हो, तो क्या होगा? दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है। लेकिन ज्यादातर तिब्बती उसे दलाई लामा को मान्यता देंगे जिसे वर्तमान दलाई लामा और पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था स्वीकार करेगी। यही कारण है कि चीन इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय मानता है, क्योंकि यह केवल धर्म नहीं है, यह वैधता की लड़ाई है, यह विश्वास की लड़ाई है, यह लोगों के दिलों की लड़ाई है। और इतिहास गवाह है, बंदूकें जमीन जीत सकती हैं लेकिन दिल नहीं। साथियों, भारत यही बात समझता है और शायद यही वजह है कि भारत ने इस पूरे मुद्दे पर बहुत सोच समझकर कदम उठाए हैं। न ज्यादा आक्रामक, न ज्यादा नरम, लेकिन पूरी तरह सतर्क। दोस्तों, अब सवाल ये आता है, क्या भारत वास्तव में तिब्बत कार्ड खेलने की तैयारी कर रहा है
क्या चीन का डर सही है? और अगर भविष्य में 15वें दलाई लामा भारत में मिलते हैं तो एशिया की राजनीति में कैसा भूचाल आएगा? दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एशिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, क्या भारत वास्तव में तिब्बत कार्ड खेल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए इसका क्या मतलब होगा? सबसे पहले हमें भारत की रणनीति को समझना होगा। भारत कभी भी अपनी विदेश नीति को भावनाओं पर नहीं चलाता। भारत का हर कदम नपा-तुला होता है और यही वजह है कि पिछले कई दशकों से भारत ने तिब्बत मुद्दे पर बेहद संतुलित रुख अपनाया है। भारत ने आधिकारिक रूप से कभी तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया। भारत ने हमेशा कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत ने दलाई लामा और तिब्बती समुदाय को सम्मान और सुरक्षा भी दी है। यही वह संतुलन है जिसने चीन को सबसे ज्यादा परेशान किया है, क्योंकि भारत बिना कोई बड़ा बयान दिए तिब्बती संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षक बन चुका है। आज धर्मशाला केवल एक शहर नहीं है, यह पूरी दुनिया में तिब्बती संस्कृति और पहचान का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यहां से तिब्बती शिक्षा चलती है, यहां से धार्मिक परंपराएं जीवित हैं, यहां से दुनिया भर के तिब्बतियों को दिशा मिलती है। और चीन जानता है, जब तक यह व्यवस्था भारत में सुरक्षित है तब तक तिब्बती पहचान को पूरी तरह खत्म करना असंभव है। यही वजह है कि जब भी दलाई लामा या उनके उत्तराधिकारी की बात आती है तो बीजिंग असहज हो जाता है। अब बात करते हैं तथाकथित वन चाइना पॉलिसी की। चीन चाहता है कि पूरी दुनिया ताइवान, तिब्बत और अन्य क्षेत्रों पर उसके दावों को स्वीकार करे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस मुद्दे पर अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। पहले भारत अक्सर वन चाइना पॉलिसी का खुला समर्थन करता था, लेकिन अब भारत पहले जैसा भाषा इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि चीन भी भारत की संवेदनशीलताओं को सम्मान नहीं करता। जब चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, जब वह अक्साई चीन पर कब्जा बनाए रखता है, जब वह एलएसी पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो भारत भी अपनी रणनीति बदलता रहता है। यही कारण है कि आज चीन को डर लगने लगा है कि भारत भविष्य में तिब्बत के मुद्दे पर अधिक सक्रिय हो सकता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि चीन आखिर इतना डरा हुआ क्यों है? उसकी वजह है सॉफ्ट पावर, सैनिक ताकत, आर्थिक ताकत, मिसाइल ताकत। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया में एक और ताकत होती है जिसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। भारत के पास हजारों वर्षों की सभ्यता है। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत है। नालंदा भारत में थी, बौद्ध गया भारत में है, सारनाथ भारत में है, कुशीनगर भारत में है। तिब्बती बौद्ध परंपरा की जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि भारत का सांस्कृतिक प्रभाव तिब्बतियों के बीच बहुत गहरा है। इसके विपरीत चीन के पास सैन्य शक्ति तो है, लेकिन धार्मिक और नैतिक वैधता नहीं है। चीन अरबों डॉलर खर्च करके सड़कें बना सकता है, रेलवे बना सकता है, मिलिट्री बेस बना सकता है, लेकिन वह लोगों की आस्था नहीं खरीद सकता, और यही उसका सबसे बड़ा दर्द है। अब कल्पना कीजिए, भविष्य में दो दलाई लामा सामने आते हैं, एक चीन द्वारा चुना गया, दूसरा पारंपरिक बौद्ध प्रक्रिया द्वारा चुना गया। दुनिया किसे मानेगी, चीन की सरकार को या सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा को? यही वह सवाल है जो चीन को रात भर जगाए रखता है। अब बात करते हैं चीन की चेतावनी की दोस्तों। साथियों, हाल ही में चीन ने भारत को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप ना करें, लेकिन इस चेतावनी का एक दूसरा मतलब भी है। जब कोई ताकतवर देश किसी मुद्दे पर बार बार चेतावनी देता है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वह खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर चीन पूरी तरह आत्मविश्वास में होता तो उसे बार बार बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बीजिंग जानता है दलाई लामा का उत्तराधिकारी उसके नियंत्रण से बाहर जा सकता है, और यही डर उसे परेशान कर रहा है। अब आइए भविष्य की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगर 15वें दलाई लामा की पहचान भारत में होती है तो यह केवल धार्मिक घटना नहीं होगी, यह एशिया की राजनीति को बदल देने वाली घटना बन सकती है। भारत अचानक वैश्विक चर्चा के केंद्र में आ जाएगा। तिब्बती समुदाय का ध्यान भारत पर होगा, दुनिया की मीडिया भारत पर नजर रखेगी और चीन की रणनीति को सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत जल्दबाजी करेगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी दहनपूर्ण कूटनीति है। भारत जानता है बिना गोली चलाए भी बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं, बिना धमकी दिए भी बड़े संदेश दिए जा सकते हैं, और बिना शोर मचाए भी इतिहास बदला जा सकता है। दोस्तों, हिमालय की चोटी पर आज सिर्फ बर्फ नहीं जमी है, वह एशिया का भविष्य भी लिखा जा रहा है। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट सत्ता, दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा, और उनके बीच खड़ा है भारत। आने वाले वर्षों में दलाई लामा का उत्तराधिकारी, तिब्बत का भविष्य, भारत चीन संबंध, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल की पूरी भू राजनीति एक दूसरे से जुड़कर इतिहास की नई कहानी लिख सकती है। शायद यही कारण है कि चीन बेचैन है, कि शायद यही कारण है कि बार बार चेतावनियां दी
दिए जा रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया की नजरें अब धर्मशाला, तिब्बत और भारत पर टिक गई हैं, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक उत्तराधिकारी की कहानी नहीं है, यह एशिया की शक्ति, प्रभाव, पहचान और भविष्य की लड़ाई है। और इस लड़ाई का अगला अध्याय लिखने वाला समय अब बहुत दूर नहीं है, और आने वाला समय तय करेगा कि तिब्बत का भविष्य क्या होगा, 15वें दलाई लामा कौन होंगे, और क्या वह विवाद एशिया की राजनीति में एक नया भूचाल लेकर आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।